हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 17 के बारे में, जिसका नाम है तार्किक दृष्टिकोण। तार्किक दृष्टिकोण। तो बेसिकली आज के ज़माने में आप कुछ भी बात करते हो, स्टडी करते हो, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई फैक्ट दिया होता है उस स्टडी को, उस बात को सिद्ध करने के लिए जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल दिया होगा, कोई भी फैक्ट दिए होंगे कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, आंकड़े देना किसी चीज़ के बारे में, या अपनी हिस्ट्री से लेके कुछ चीज़ों को बताना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए हम ये सब बातें बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बातें होती है, जो भी कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सेंस होना चाहिए। ठीक है, उस बात को सिद्ध करने के लिए उसके पास कोई ना कोई एविडेंस जरूर होना चाहिए। उसी को हम तार्किक दृष्टिकोण कहते हैं। ठीक है, तो तार्किक दृष्टिकोण यानी कि आपके पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एविडेंस होनी चाहिए, तभी आपकी बात तार्किक मानी जाएगी। ठीक है, तो इसको हम तार्किक दृष्टिकोण बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको दो शब्द मिलेंगे, तर्क संगति और तर्क संगतिकरण। सबसे पहले तर्क संगति का मतलब समझ लो कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि भाई तर्क संगतिकरण मतलब ऐसे विचार और व्यवहार से है जो तर्क की दृष्टि से संगत यानी कि सही हो, और जिनका अनुभव के आधार पे जांच की जा सकती है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। आप कहीं पे किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जाके आप वहाँ के जो लोग हैं उनसे मिलते हो और एक्सपीरियंस करते हो कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनकी बात करने का तरीका कैसा है, वगैरह वगैरह। तो इसको एक्सपीरियंस कहते हैं कि आपने रियल टाइम जाके एक्सपीरियंस किया है कि भाई वहाँ के लोग किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, उनका रीति रिवाज क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, रहने का तरीका क्या है, सोते पे कैसे हैं, बेड पे सोते हैं या फिर नीचे ज़मीन पे सोते हैं। ठीक है, ये सभी तरीके जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, इसको हम कहते हैं अनुभव करना। ठीक है, एक्सपीरियंस यानी कि हमारे फादर नहीं बोलते कि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मैंने मतलब दुनिया देखी है, ऐसे बोलते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं। तो वो सही होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में बताते हैं कि भाई तर्क संगति यानी कि जो भी वो बात कहते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट होता है, वो रियल होती है कहीं ना कहीं। इसी को हम तर्क संगति कहते हैं। मेरा गला खराब है बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैक्स वेबर के मत। तर्क संगतिकरण क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तर्क संगतिकरण बेसिकली कहते हैं ना कि पूरी तरीके से प्रयास करना, मेहनत करना। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो भी आपने जो लिखा है, जैसे कि कोई आप एग्जाम्पल्स में लिखते हो या कोई आपने आंसर लिखा है, आंसर को सिद्ध करने के लिए आप कोई एक उदाहरण लिखते हो कि भाई इसको दिखाने के लिए, ताकि ये एक एविडेंस बन जाए मेरे लिए। मैं इसके इसके साथ में यानी कि आंसर के साथ में आप एग्जाम्पल्स लिखते हो। एग्जाम में ऐसा होता है, आप नहीं लिखते होंगे वो अलग बात है, पर एग्जाम्पल के लिए मान लो, इमेजिनेशन कर लो कि भाई आप लिखते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ना भगवानों के बारे में या ऐसे कुछ नहीं लिखना होता, आपको लिखना होता ताकि वो एक एविडेंस बन जाए, एक साइंटिफिक प्रूफ हो आपके पास कि भाई ये ऐसा होता है रियलिटी में। ठीक है, आप लिखते हो कि भगवान देखे हैं मैंने, ये कोई रियलिटी नहीं मानेगा कि भाई भगवान आपके लिए स्पेशल थोड़ी ना आएंगे कि आपको देख, आपने देखने हैं भगवान तो प्रकट हो जाएंगे कि देख लो मुझे, मैं ऐसा दिखता हूँ। ऐसा नहीं होता। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल्स देने होंगे जो कि दूसरे लोग जिसको सुन के राइट मान सके कि भाई ये जो चीज़ इसने बता रखी है वो सही है। ये जैसे कि न्यूज़पेपर में कोई आप आर्टिकल पढ़ते हो, कुछ नया आया है, कोई एग्जाम्पल वहाँ से ले सकते हो आप। न्यूज़पेपर की जो बातें हैं वो लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, इसलिए वो वहाँ पे आपको सच मान सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसको तर्क यानी कि कोई भी अगर बात आप कर रहे हो, कोई भी आप तर्क दे रहे हो, तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको तर्क संगतिकरण का यूज़ करना होता है। ठीक है, यानी कि उसको परफेक्टली सिद्ध करने के लिए आपको चीज़ों को यूज़ करना होता है। ठीक है, जो हमारे जो जैसे कि धार्मिक विश्वास होते हैं, उनको दूर रखना होता है इसके समय में। जब हम तर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हमारे जो भगवान है, ईश्वर है जो हमारे, उनको हमें उस चीज़ों से दूर रखना होता है। वो वहाँ पे उस समय हमारी काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, एक धार्मिक आस्था है, वो एक मैटर अलग होता है, वो टॉपिक अलग है। और यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्टों की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं साइंटिफिक तरीके की
किसी चीज़ को सिद्ध करने की, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तर्कसंगति और तर्कसंगतिकरण में मतलब आपको पता चल ही गया होगा। नहीं पता चला तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्स वेबर की रचनाओं में तर्कसंगतिकरण की अवधारणा के बारे में। तो अगर हम यहाँ पे वेबर की बात कर रहे हैं, मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर के भी कुछ विचार हैं तर्कसंगतिकरण के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। पर उससे पहले कुछ और बातें मैक्स वेबर ने बता रखी है, तो मैं आपको वो एक बार छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैक्स वेबर कह रहे हैं कि आज जो ज़माना है वो तर्कसंगतिकरण वाला है। ठीक है, कोई भी बात कोई बोलता है तो उस पर ऐसे ही विश्वास नहीं करते, हम एविडेंस मांगते हैं उससे कि भाई तेरे पास क्या सबूत है। ठीक है, इस तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि हमने कुछ लोग देखे जो कि टाइम ट्रेवल करके आए हैं, तो कोई विश्वास करता है उन बातों पे? ठीक है, कोई नहीं करता, क्योंकि वो एक अलग सी बात है। ठीक है, वो इस दुनिया की चीज़ है ही नहीं। शायद 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 इंसान जो है वो काम ना कर सके, तो इसीलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करता। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एविडेंस देने पड़ते हैं कि भाई इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही नहीं कह रहा। इसी को मैक्स वेबर कहते हैं कि भाई तर्कसंगत होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में, और जो भविष्य जो हमारा होगा, जो हमारे आने वाले जो पीढ़ियाँ होंगी, उनको भी हमारी बातें तभी सही लगेंगी जब वो तर्कसंगत होगी। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से प्रूव होगी, तब जाके वो लोग हमारी बातों को विश्वास में लेंगे। ठीक है, कि भाई ये सही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हमारे जो मतलब लोग थे उन्होंने सही बातें बताई है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी में आपको एविडेंस चाहिए ही होते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, कोर्ट वगैरह में जाते हो, आप देखते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कुछ भी ऐसे नहीं मान लेते, एविडेंस दिखाने पड़ते हैं आपको, फैक्ट देने पड़ते हैं, तब जाके कोर्ट आपकी बातों को सही मानती है, ऐसे ही नहीं मानती। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सीधा कि भाई समाज संगतिकरण की प्रक्रिया, इसके बारे में। तो वही सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि मैक्स वेबर का जो मानना है वो यही है कि भाई जो समाज है आने वाला वो और तत्संगतिकरण हो जाएगा। ठीक है, आज जितना हम लोग हैं उससे भी ज़्यादा लोग तत्संगतिकरण में हो जाएंगे। मॉडर्न जितनी सोसाइटी होती चली जाएगी, समय बढ़ेगा, तो लोग जो है, शायद लोगों का अलौकिक जो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, अलौकिक परलौकिक शक्ति जो भी होती है, उनसे ध्यान हट जाएगा। ठीक है, भगवानों से, भूत प्रेतों से, वो शायद उन सब बातों पे इतना भरोसा ना करें जितना आज हम लोग कभी भी करते हैं। वो लोग नहीं करेंगे, उन लोगों को एविडेंस चाहिए होंगे। ठीक है, उनको मतलब कि ऐसी चीज़ें दिखानी होंगी जिससे कि वो उसको मान पाए। ठीक है, कि भाई आप जिसको छू पाते हो, जिसको महसूस कर पाते हो, वही तो आप इसको तो मानते हो। ये सब चीज़ें होती हैं, शायद वो महसूस नहीं कर पाते, हर व्यक्ति नहीं कर पाता, कुछ कुछ लोग ही करते हैं। तो इसीलिए ठीक है, इसलिए वो लोग जो है उन सब बातों को शायद ना भी माने। इसलिए जो समाज है वो आगे जाके और ज़्यादा तर्कसंगतिकरण हो जाएगा, इसके बारे में मैक्स वेबर बताते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा तर्कसंगति विज्ञान पद्धति का साधन। वही सेम कि भाई आप जब कोई भी बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे जो भी बुक पढ़ते हो वो इस तरीके से विज्ञान है आपके लिए। ठीक है, आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो वहाँ से। तो उस किताब के अंदर कोई भी भगवान की बातें नहीं लिखेगा कि भाई भगवान आए थे गए थे, इस तरीके से नहीं लिखेगा। वहाँ पे एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर कोई रामायण भी पढ़ता है तो वहाँ पे एविडेंस है, हमारे पास बुक में लिखा हुआ है सब कुछ कि भाई रामायण है, उसमें बुक में सब कुछ लिखा हुआ है जो जो हुआ था, एविडेंस के तौर पे। इसीलिए हम उसको मानते हैं कि वो एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पे हम लेते हैं कि भाई जो एक हॉली बुक है जो भी है वो हमारी एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, रामायण, ये सब बातें जो यहाँ पे लिखी गई थी कि भाई ऐसा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और टॉपिक्स है। प्रोटेस्टेंटवाद, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पूंजीवाद हमने पढ़ लिया था, नौकरशाही हमने पढ़ लिया था। तो ये सभी कहाँ से आए हैं? ये सभी आए हैं किसके कारण? तर्कवादी होने के बाद। ठीक, तो प्रोटेस्टेंटवाद, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई एक ये जो प्रोटेस्टेंटवाद है ये धर्म है। ठीक है, ये एक धर्म है किन लोगों का? जर्मनी में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने ये धर्म को अपनाया। यहाँ पे यानी कि जर्मनी में पहले कैथोलिक धर्म था। ठीक है,
कैथोलिक से निकलने के बाद जर्मनी में इस धर्म को अपनाया गया, ठीक है। कैथोलिक धर्म में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत सारी भ्रष्टाचारी बढ़ गई थी इसके अंदर। और जो पादरी होते हैं ना चर्च के, वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े में जीने लगे, ठीक है। महंगे महंगे कपड़े पहनना, गाड़ियों में घूमना, घर बड़े बड़े घर बनवा लिए उन लोगों ने। उसके बाद प्रॉब्लम आने लगी इस धर्म के अंदर, तो इन लोगों ने बदल के फिर एक नए धर्म को अपना लिया। छोटी सी स्टोरी है। उसके बाद पूंजीवाद यानी कि लाभ कमाना, ठीक है। पूंजीवाद मतलब लाभ कमाना। और नौकरशाही, इसका मतलब पता ही होगा आपको, यानी कि जहाँ पे संविधान में लिखित काम जो होता है दिया होता है सबको, और उसी के अकॉर्डिंग सब लोगों को काम करना होता है। पद के आधार पे उनका जो ओहदा होता है वहाँ पे दिया होता है सबको। इसी को हम नौकरशाही कहते हैं। उसके बाद बात आती है तर्क संगति के प्रकारों की। दो प्रकार होते हैं, एक होता है रिकरेशनल और एक होता है वाटर रेशनल। ये मैंने आपको बताया था। ये गोल पे आधारित होता है, ठीक है, यानी कि जो लक्ष्य होते हैं उस पे। ये होता है आपका वैल्यू पे, ठीक है। तो ये एक हो गया गोल पे आधारित, एक होता है वैल्यू पे आधारित। कहने का मतलब ये है, गोल में आप, मैंने आपको इंजीनियर का एग्जांपल दिया था कि भाई एक इंजीनियर है, उसको काम मिला हुआ है, एक उसको पुल बनाना है, ठीक है। यानी कि 150 किलोमीटर का पुल बनाना है, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। तो ये उसका लक्ष्य है कि भाई उसको गोल है, उसको पूरा करना है। किसी मतलब उसको टाइम दिया होगा 2 साल 3 साल, तो उसमें उसको वो काम पूरा करना होता है। वैल्यू में मैंने आपको एक आर्मी का जो फौजी होता है उसका एग्जांपल दिया था कि भाई वो अपनी जान न्यौछावर करता है अपने देश के लिए, ठीक है, वैल्यू कमाने के लिए, ताकि अपने देश को एक वैल्यू दे सके, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे इसके बारे में। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है मूल्य विमुक्त का। मूल्य विमुक्त मतलब होता है आपकी जो वैल्यूज़ होती है ना, इसको हम मूल्य कहते हैं। और उस वैल्यू को विमुक्त करना है, यानी कि उससे उसको कम करना, अपनी वैल्यू की जो, एक तरीके से क्या होता है यहाँ पे कि जब आप स्टडी कर रहे होते हैं ना सोशियोलॉजी के बारे में, तो आपको ना आपकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको भूलना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि हम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे धर्म देखने को मिलेंगे हमें जो हमारे धर्म से अलग हो। तो क्या होता है ना, हमें डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। अगर हमारे दिमाग में हमारा धर्म घुसा हुआ है, चल रहा है वो सब बातें, तो दिक्कत आएंगी पढ़ने में। इसलिए जो साइंटिफिकली जो अगर बात की जाए, जो समाजशास्त्री कहते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमें मूल्य विमुख होना पड़ेगा पहले, तब जाके आप इस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे, ठीक है। ये तो हो गया एज ए लर्नर, अगर आप पढ़ रहे हो इसको। तब जब आप किसी को, आप अगर आप एक बड़ा पढ़ने के बाद इसको पीएचडी वगैरह करोगे, तो आपको रिसर्च करनी होती है, ठीक है। रिसर्च में आप किसी समाज में जाकर रहते हो, वहाँ के लोगों को देखते हो, तो वहाँ पे भी ये काम आता है। जो आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपको उसको अलग हटा के स्टडी करनी होती है जो भी आपके सामने चल रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए इस बात को, कि जैसे कि न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ आगे पीछे की जो खबरें होती हैं ना, वहाँ पे बहुत सारी खबरें होती हैं जो चटपटी होती है। चटपटी में क्या होता है, वहाँ पे जो राइटर होता है जिसने वो न्यूज़ लिखी होती है, वो क्या करता है वहाँ पे, उस न्यूज़ को अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ नमक मिर्च मसाले घेर देगा, डाल देगा उसके अंदर, ताकि वो जो न्यूज़ है वो अच्छी लगे, लोगों को पढ़ने में मज़ा आए। इसको हम कहते हैं मूल्य, ठीक है। मूल्य देना, यानी कि आपने उस अखबार के अंदर अपना एक्सपीरियंस यूज़ किया है, अपने आधार पे उसको आपने डिज़ाइन कर लिया। पर कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि सही होती है बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे कोई नमक मिर्च मसाला नहीं होता, जैसा हुआ होता है वैसे ही A to Z वहाँ पे लिखा होता है। तो उसको हम कहते हैं मूल्य विमुक्त, ठीक है। तो ये दो बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।